साथियों जय हिंद। आप यहाँ पर हिंदी के कुछ शब्दों को देख रहे हैं, जैसे आनंद, है, माँ, मेंढक, केंद्र, स्वयं, सौंपकर, पतंग, में, आंखें, उमंग, दोनों, हैं, गुंडवाना। ये शब्द मैंने उदाहरण स्वरूप यहाँ पर लिखकर रखा है और इन शब्दों में आप देख रहे हैं प्रत्येक शब्द में कहीं ना कहीं बिंदी का प्रयोग किया गया है। साथियों, आपको ज्ञात होगा हिंदी भाषा में बिंदी का बहुत बड़ा महत्व होता है और इसका प्रयोग जब किसी शब्द के ऊपर किसी वर्ण पर लगाया जाता है तो इसका एक उच्चारण निश्चित होता है। हिंदी भाषा में बिंदी का प्रयोग अलग अलग तरह से होता है, जैसे मैं आपको उदाहरण स्वरूप यहां पर बता दूं। आपने देखा होगा इसे हम अनुस्वार कहते हैं, तो अनुस्वार के रूप में बिंदी का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से यहां पर आप देखा होगा ये विसर्ग के रूप में बिंदी का प्रयोग किया जाता है और इन दोनों को हम अयोगवाह कहते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा चंद्र बिंदु, जिसे कि हम अनुनासिक कहते हैं, इसमें बिंदी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो आपने देखा होगा ये ड का प्रयोग होता है और ड के नीचे यदि हमने बिंदी लगा दिया तो उसका उच्चारण अड़ा होने लगता है। यहां पर भी हम बिंदी का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा पंचम वर्ण में ये इंग का उच्चारण होता है। जब ड जैसी आकृति के बाजू में हम राइट साइड में बिंदी का प्रयोग करते हैं तो उसका उच्चारण इंग होता है। तो इस तरह से हिंदी भाषा में बिंदी का प्रयोग इन जगह होता है और जब बिंदी लगती है तो उस शब्द में उच्चारण बदल जाता है या उच्चारण अलग तरीके से होने लगता है। यहां पर आपने देखा इन शब्दों में बिंदियां लगी हुई हैं, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं ये शब्द आनंद है, आनंद में न के ऊपर बिंदी लगी हुई है और यहां जब बिंदी लगी हुई है तो इसको हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। इसको हम अनुस्वार कहेंगे। यहां पर आप देखेंगे साथियों तो यहां पर जो बिंदी लगी हुई है इसको हम अनुनासिक कहते हैं। अब संशय की स्थिति यही बनती है कि यहां पर हम इसको अनुस्वार कहेंगे, यहां पर अनुनासिक कहेंगे, ठीक है। यहां मां में आप देखेंगे चंद्र बिंदु लगा हुआ है, इसको भी हम अनुनासिक ही कहेंगे। यहां पर चंद्र बिंदु नहीं है तो अनुनासिक, यहां पर चंद्र बिंदु में बिंदु लगा हुआ उसको भी अनुनासिक ही कहते हैं। इसी तरह से मेंढक शब्द में ये भी काय का प्रयोग हुआ है, अनुनासिक का ही प्रयोग हुआ है। तो यहां पर ही संशय की स्थिति बनती है। इसी तरह से हम आगे देखेंगे तो केंद्र में यहां पर बिंदी लगी हुई है और ये बिंदी क्या कहलाएगी, ये अनुस्वार कहलाएगी, जबकि मेंढक में क्या कहलाएगी, अनुनासिक, और यहां क्या कहलाएगी, अनुस्वार। तो यहीं पर साथियों संशय की स्थिति खासकर बनती है और हम अंतर नहीं कर पाते हैं। इसी अंतर को आज के इस कालखंड में स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इन शब्दों को, ये जो दो खंड हमने बनाए हैं, अनुनासिक का एक खंड, दूसरा अनुस्वार का खंड, तो जिन शब्दों में अनुनासिक लगा हुआ है उनको यहां लिखेंगे और जिन शब्दों में अनुस्वार लगा हुआ है उनको हम यहां लिखेंगे। चलिए हम फटाफट इनको लिख लेते हैं। साथियों, आप यहां पर देख रहे हैं इन दोनों खंडों में मैंने शब्दों को भर लिया है। अनुनासिक वाले शब्द हैं मां, मेंढक, सौंपकर, में, आंखें, दोनों और हैं। ये अनुनासिक के प्रयोग वाले शब्द हैं, जबकि आनंद, केंद्र, स्वयं, पतंग, उमंग, गुंडवाना ये शब्द ऐसे हैं जिसमें अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। अब इन दोनों में हम अंतर को देख लेते हैं कि क्या अंतर है। आपको ज्ञात होगा अनुनासिक और अनुस्वार का जो प्रयोग है हम उनके उच्चारण के आधार पर पहचान सकते हैं। जैसे अगर जहां कहीं या जिस शब्द में भी अनुस्वार का प्रयोग किया गया है तो वायु केवल हमारे कंठ से प्रवाहित होकर हमारे मुख से बाहर निकलती है। जैसे हम बोलेंगे आनंद, तो आप देखेंगे आनंद बोलने में या इसका उच्चारण करने में वायु हमारे मुंह से बाहर निकल रही है। इस तरह से केंद्र कहेंगे तो केंद्र में भी हमारे कंठ से यानी मुंह से ही वायु बाहर निकल रही है। यहाँ के जितने भी शब्द हैं इनका आप उच्चारण करके देखिएगा, जैसे स्वयं, पतंग, उमंग, गोंडवाना,
इन शब्दों का जब उच्चारण करते हैं तो वायु जो है हमारे मुंह से बाहर निकलती है। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो हैं जब आप बोलते हैं तो हैं बोलिए, माँ बोलिए, मेंढक, सौंपकर, में, आंखें, दोनों ओर हैं। जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो आप देखेंगे या आप अनुभव करेंगे कि वायु आपके मुंह से तो बाहर निकलते ही निकलती है, साथ में नाक से भी वायु बाहर निकलती है। जैसे हम बोलेंगे हैं, तो हैं बोलने पर आप खुद अनुभव कीजिएगा कि वायु नाक और मुंह दोनों से बाहर निकल रही है। इस तरह से हम मां का उच्चारण करेंगे तो मां शब्द में भी वायु मुख और नासाद्वार दोनों से बाहर निकल रही है। इस तरह से मेंढक, हम मेंढक शब्द का उच्चारण करेंगे तो इसमें भी वायु जो है नासाद्वार और हमारे मुख से बाहर निकलती है। तो यहाँ पर जितने भी शब्द लिखे गए हैं इनका आप जब उच्चारण करेंगे तो वायु हमारे मुख और नासाद्वार से ही बाहर निकलती है। तो अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर स्पष्ट है कि जब वायु केवल मुख से बाहर निकले वहां पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। ठीक है। अब साथियों यहाँ पर आप देखेंगे एक शब्द है केंद्र। जैसे कि मैंने आपको यहाँ केंद्र और मेंढक इन दोनों में बताया, इसमें एक ही मात्रा लगी, इसमें भी एक ही मात्रा लगी है, किंतु यहाँ दोनों में बिंदी है। किंतु यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर होगा अनुनासिक, यहाँ होगा अनुस्वार, क्योंकि इनके उच्चारण में अंतर है। आप करिए मेंढक, मेंढक जब बोलेंगे तो आपके नासाद्वार और मुख दोनों से वायु बाहर निकलती है। इसमें केंद्र बोलेंगे तो केंद्र में नाक से वायु बाहर नहीं निकलती बल्कि हमारे केवल मुंह से निकलती है। ठीक है, चलिए अब इनके अंतर को हम समझ लेते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे साथियों, ये अनुस्वार के खंड में जितने भी शब्द लिखे गए हैं आपको ज्ञात होगा कि अनुस्वार के बदले में हम पंचम वर्ण का प्रयोग करते हैं। आपको ज्ञात होगा हिंदी भाषा में 5 वर्ग हैं। क वर्ग, क वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है? क, ख, ग, घ और इंग। फिर आता है च वर्ग, तो च, छ, ज, झ, या पंज है ना, या है। फिर ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ड़। ठीक है। फिर त वर्ग की हम बात करेंगे त, थ, द, ध और न। और अंत में आता है प वर्ग, तो प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो जो आखिरी में जो 5वां वर्ण आता है उसे हम कहते हैं पंचम वर्ण। तो ये अनुस्वार का जो प्रयोग है हम पंचम वर्ण के बदले में करते हैं, या फिर हमको ये जो अनुस्वार दिया गया है इसके बदले में यदि हमको पंचम वर्ण का प्रयोग करना है तो हम कर सकते हैं। जैसे हम आनंद लिखा हुआ है तो आनंद को हम पंचम वर्ण का प्रयोग करते हुए हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यहाँ पर केंद्र लिखा हुआ है तो केंद्र को हम ऐसा लिख सकते हैं पंचम वर्ण का प्रयोग करते हुए। स्वयं के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, हलंत लगा करके अंत में म में हलंत लगा देंगे। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं पतंग को। ठीक है, ये इंग, आधा इंग इस प्रकार लिख सकते हैं पतंग, और उमंग को भी उसी तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं उमंग। और आगे हम बात करेंगे यहाँ गुंडवाना की, तो गुंडवाना को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, आपको ये ज्ञात होगा कि हम पंचम वर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके पंचम वर्ण प्रयोग करने के नियम क्या है, बहुत संक्षेप इस पर हम चर्चा कर लेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे अनुनासिक में, तो अनुनासिक में हम पंचम वर्ण का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे हैं तो ये सिंगल यहाँ पर लिखा हुआ है, या माँ, ये तो माँ जो शब्द है इसमें स्पष्ट है कि ये क्या है, अनुनासिक ही है। जब इस प्रकार चंद्र बिंदु लगी हुई आपको लगे हुए ये शब्द जहां भी दिखाई देते हैं तो आप समझ लेते हैं कि वो अनुनासिक ही है। किंतु अगर सिंगल बिंदी लगी हुई है तो उसको आप अनुनासिक नहीं समझते बल्कि उसको अनुस्वार ही समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप उच्चारण करके देखिएगा, आपको पूरा अंतर स्पष्ट हो जाएगा। अब जैसे हम बात करेंगे मेंढक शब्द की, तो आपने मेंढक शब्द में कभी भी ऐसा इसका लिखा हुआ आपने नहीं देखा होगा इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं देखा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि ये जो यहाँ बिंदी लगी हुई ये अनुस्वार नहीं बल्कि अनुनासिक है, और अनुनासिक के बदले में हम कभी भी पंचम वर्ण का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा, स्पष्ट हो गया होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे अनुस्वार के बदले में पंचम वर्ण का प्रयोग कैसे होता है, उसके नियम क्या है। जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ होता है उसके बाद में हम देखते हैं कि कौन सा वर्ण है और वो वर्ण किस वर्ग का है। जैसे ये द है, ये कौन से वर्ग का है? ये है त वर्ग का। त, थ, द, ध, न। त वर्ग में आता द आ रहा है तो उसका पंचम वर्ण क्या है? न है। ठीक है, तो हम आधा न का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। इसी तरह केंद्र में भी ये द आखिरी में आया है, पर अनुस्वार लगा है, उसके बाद में द वर्ण आया है तो द वर्ण त वर्ग का है।
अब ये स्वयं जो शब्द है इसमें अंत में हम म का उच्चारण करते हैं, इसलिए आधा हलंत लगा दिया है। इसी प्रकार आप यहाँ देखेंगे पतंग में ये त के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है और आखिरी में क्या आया है, ग आया, और ग वर्ग का ये वर्ण है, तो इसका पंचम वर्ण क्या है, इंज है। तो इस तरह से हम इसका उच्चारण इसको इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, यहां पर देखिएगा इस तरह से हम एक और शब्द ले लेते हैं पंजा। यहाँ पंजा हमने शब्द लिया और आप देखेंगे यहाँ पर जो अनुस्वार लगा हुआ है प के ऊपर और इसके बाद में ज वर्ण है, और ज वर्ण कौन से वर्ग का है, ये च वर्ग का है। च, छ, ज, झ और य, इसका पंचम क्या है, य है। तो हम पंचम वर्ण का प्रयोग इस तरह से कर सकते हैं, इस प्रकार हम लिखते हैं पंजा। ठीक है, तो ये नियम है। तो साथियों, इस कालखंड में हमने ये जानने का प्रयास किया है कि शब्दों में जहां कहीं बिंदी लगी होती है तो वो बिंदी अनुस्वार है या अनुनासिक है, इसको हम कैसे पहचानेंगे। इसको पहचानने के लिए हमको उसका उच्चारण करना होगा। जैसे मैंने आपको ये बताया, इन दोनों शब्दों में अंतर है ना, तो इनसे ये उच्चारण से समझ सकते हैं कि ये यहाँ पर अनुनासिक है जबकि यहाँ पर ये अनुस्वार है। आज के कालखंड के बस इतना ही, मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण नई जानकारी को लेकर। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।